हाँ मैंने कर दी है। इंटरनेट इशू ना हो, ठीक है वो भी है। तो अभी तक हम लोग जो सिंपल यूलर नंबर से काम कर रहे थे, हमने नंबर को देखा था कि एक ये हमने एक्सप्रेशन जिसमें अगर हम n को ज़्यादा करते थे, मतलब डिवीजन ज़्यादा करते जाते थे एक टाइम में, तो हमारा जो नंबर है वो ज़्यादा एक्यूरेट। समीर की इको वाली आवाज सिर्फ मेरी तरफ है या बाकियों की तरफ भी है? हाँ, ये समीर की तरफ इको होती है। अब बेहतर है या अभी भी आ रही है? समीर हाँ जी यार ये बंद कर दो यार, ये बंटो तुम्हारी मेहरबानी। स्काइप ऑडियो वीडियो ये ड्राइवर्स का इशू होता है, तुम ये बंटो पे कर रहे हो। आवाज आ रही है? अभी ठीक हाँ है। आ रही है। अभी मैं ये बात कर रहा था कि अभी तक हमने यूलर नंबर को जितना पढ़ा है, हम लोगों ने ये मतलब जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम को देखा था, तो हमने एक टाइम लिया था, वो एक साल हो सकता है, एक महीना या कुछ भी टाइम, जिसकी हमने डिवीजन्स की थी। और जो हमने देखा था जितनी ज़्यादा हम डिवीजन्स करते हैं और बार बार कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा नंबर बढ़ता जाता है। और हमने कहा था कि अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि कहीं पे इसकी स्पीड, क्योंकि जैसे बढ़ता जा रहा था स्लो होती जा रही थी बढ़ने की, तो कहीं जाके ये रुक जाएगा, हमने एज्यूम किया था। तो हमने कहा कि अगर कोई इंफिनिटी होती, वहाँ तक अगर ले आते, तब तो ये नंबर रुक ही जाता। तो जो किसी बहुत बड़े नंबर के साथ, मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा नंबर डिवीजन करके हम लोगों ने एक नंबर निकाला, जिसको हमने देखा कि ये ई के बराबर है। वहां तक तो सबको समझ आ गया था ना? ये बातें जी ये बातें पता है। अब हमने उससे आगे बढ़ना है, और एक और एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में जो ये एक टाइम का फैक्टर आ जाता है, वो किस तरह आ रहा है। एक तो हमने नोटिस किया था कि अगर हम सिर्फ पावर के अंदर डाल दें टाइम को, तब हमारा और वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ठीक भी लग रही थी, क्योंकि हर बार हम हर एक टाइम के बाद हमारा जो वो है हमारी अमाउंट है वो ई टाइम्स बढ़ रही है। तो वो एक्सप्लेनेशन हमारी पावर में टाइम डालने की उसको जस्टिफाई कर रही थी। लेकिन हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था जिसमें जो टाइम है वो बीच में आ रहा था, पावर में नहीं आ रहा था, हमारी जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उस टर्म के अंदर आ रहा था। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो अगर आप एज्यूम करें कि सेम आपके पास $1 है और आपको एक बैंक 100% इंटरेस्ट दे रहा है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक साल के बाद, ऐसे था ना वैसा? लास्ट टाइम हमने स्पेसिफाई किया था ना कि एक साल के बाद वो आपको हाँ जी, इंटरेस्ट दे रहा है 100% का। अगर हम स्पेसिफाई ना करें टाइम कि पता नहीं कितने टाइम के बाद वो आपको 100% इंटरेस्ट दे रहा है। गर्म पानी से नहाया करो, यस ठंडे पानी से नहीं, बाकी चलो ओके। अच्छा फिर जी आप बोलें। अगर वो हमें एक बार में मतलब एक टाइम के बाद 100% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 2 टाइम के बाद कितना इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा? यानी वो एक साल में जाहिर है वो जो आप ये कह रहे हैं कि साल के बाद, जी जी या आप बता रहे हैं कि अगर हम टाइम भी बढ़ा दें, मतलब 20 साल कर दें? नहीं, मैं कह रहा हूँ एक अगर क्या कहते हैं जो हमारा इंटरेस्ट है वो अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने साल बाद हमें या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमें हमारा जो इंटरेस्ट है
एक साल में 100% मिल रहा है, अच्छा ठीक है। 2 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अच्छा समीर, कैन यू हेयर मी? जी सर। Yes, सॉरी टू एंड सॉरी टू बी लेट, मेरे पास कोई मेहमान आ गए थे तो मुझे थोड़ा सा, मैंने आपके 20 मिनट ज़ाया किए, आई एम सॉरी। लेकिन आप ज़रा तेज़ चलें, इसलिए कि ये चीज़ तो हम काफ़ी हद तक कर चुके थे। और ये वो सिद्रा किधर है? सिद्रा के पास इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, हाँ। जी जी सर। Yes, या तो आई sir. वाज इसको अबाउट टू से जरा जो सिद्रा ने आपको तस्वीर भेजी है वो आपने देखी है ना? हाँ जी सर, वो भी स्क्रीन शेयर करके दिखा रही थी। तो उसमें जो गैप्स हैं और उनको जो प्रूव करना है, उसका आखिरी स्टेप जो है वो सबसे ज्यादा हैवी स्टेप है जी। तो ये इसको जरा शॉर्ट कर दें और वहां पे जरा जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, ठीक है सर। ठीक है? हम अभी जी ये जी बात कर रहे हैं कि जो हमारा वो टाइम था ना, पहले हमारे पास 1 साल का टाइम था। या 1 साल के एंड पे उसने हमें 100% इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। अगर हम 1 साल के एंड पर नहीं लेते और समझ लें 2 सालों का इकट्ठा लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने 1 साल का ले लिया और हम ये 1 साल का उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, उन्होंने 2 साल का इकट्ठा कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने $1 बैंक में जमा कराया, तो अगर वो 1 साल बाद हमें 100% देंगे तो उसके मुताबिक हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा $1, ऐसे ही है। सही है। और अगर हमारा क्या कहते हैं 2 साल बाद हम वो कैलकुलेट नहीं करें, 2 साल बाद इकट्ठा कैलकुलेट किया उन्होंने एक मरतबा ही, तो 2 साल बाद अगर वो हमें 100% साल साल का देंगे तो 200% हमारा हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अभी मैं वो नहीं कर रहा कि हमारी हर साल की अलग अलग डिवीजन कर रही है, या फिर यूं के 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फिर अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कह रहा हूँ कि वो एक मरतबा में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रहे 2 साल में, 2 साल के एंड पे एक मरतबा कैलकुलेशन की उन्होंने, अच्छा समझे। तो हमारा सही है। जो पहले 100% था अब वो 200% पे चला जाएगा। 1 साल का 100% था तो 2 साल का 200% हो जाएगा। आप खुद ही बात कह समझ रहे आई हैं है? कि आप खुद कह रहे हैं कि वो एक दफा काउंट कर रहे हैं, मतलब कि वो 2 साल के बाद 100% दे रहे हैं। मतलब 2 साल के बाद हर साल का 100% इकट्ठा करके दे देंगे वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और ऐड कर दिया, फिर अगले साल का पिछले वाले का इंटरेस्ट जो बैंक अमाउंट हो जाएगी उसके मुताबिक इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा वो इस तरह नहीं कर रहे, ठीक है। वो अच्छा बैंक में अमाउंट ऐड नहीं कर रहे, वो एक साल का 100%, दूसरे साल का भी 100%, तीसरे साल का भी 100%, एक साथ में जितने हमने टाइम दिया है उतने टाइम का हम एक साथ दे देंगे। तो अगर हमने 1 साल का लेना है तो हमें वो सिर्फ 100% दे देंगे। अगर हमने 2 साल का लेना है तो 200% दे देंगे। अच्छा समझ आई ये बात? अच्छा या और इट इज अंडरस्टूड या इसमें तो कोई ठीक मतलब है, ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, अब अगर हम ये करते हैं कि 1 साल का तो हमने क्या कहते हैं पहले हमने किया था, मैंने 2 पार्ट किए थे। अभी हम एक काम करते हैं, टी को ले लेते हैं एज अ टाइम, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई डिवीजन नहीं कर रहे, हम 100% हर साल के हिसाब से ले रहे हैं, तो हम यहाँ 1 टाइम्स टी कर सकते हैं कि मतलब अगर 1 साल का होगा तो वो 100% मिल जाएगा, अगर 2 साल के होंगे तो $2 हो जाएंगे, मतलब 200%। सही है, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं जी। ठीक है। अगर मैं इसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि बात समझ आनी चाहिए, इसके लिए आगे बढ़ जाऊँ फिर
नहीं नहीं वाली बात नहीं, अगर ना वो समझ आए जानते हैं अल्लाह अल्लाह यहाँ के हम एक अच्छा तो अब देखिए, अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता हूँ तो वो मुझे हर साल के 100% के हिसाब से सिर्फ इंक्रीज करके दे रहे हैं। जब 5 साल बाद इकट्ठा लिया तो वो मुझे 5 सालों का 500% इंक्रीज करके दे दिया। समझ आई? अच्छा अच्छा, अब अगर मैं डिविएंस करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं डिविएशन करूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए किसी टाइम के बाद, वो टाइम 1 साल हो सकता है, 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितने भी टाइम हो, उसके बाद मुझे पैसा चाहिए तो मैं इंटरेस्ट में कैलकुलेट किया जाए, लेकिन बीच में इतनी बार कैलकुलेट हो, ठीक है। मतलब पहले मैं कोई डिवीजन नहीं कर रहा था ना, कि बस एक मरतबा एंड पे कैलकुलेट हो 5 साल का इकट्ठा। अब मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 साल का कैलकुलेट करना है तो 2 बारी में कैलकुलेट हो, एक बार में ना हो। ये बात समझ आई है? अच्छा कि मैं टाइम पीरियड की डिवीजन कर रहा हूँ ना, कि मतलब जितना भी टाइम पीरियड में दे रहा था, मैं 1 टाइम दे रहा था, 2 टाइम दे रहा था, 3 टाइम दे रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ कि उनकी डिवीजन हो जाए। अच्छा जैसे कि अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम कर दिया 3 साल का, कि मतलब मुझे 3 साल में 3 साल बाद एक बार मेरा कैलकुलेट हो। अभी मैंने एन को 1 रखा है ना, 3 साल बाद मेरा सिर्फ एक मरतबा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अच्छा वो देखिएगा, पहला मेरे पास अमाउंट तो $1 थी। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, चलें चलें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास स्टार्ट में अमाउंट $1 थी, तो फर्स्ट ईयर गुजर गया, उससे कैलकुलेट नहीं किया। सेकेंड ईयर गुजर गया, उसने कैलकुलेट नहीं किया। जब थर्ड ईयर आया तब उसने देखा कितने टाइम बाद हुआ, 3 साल का, और हर साल में मुझे उसे 100% इंक्रीज देना था, ठीक है। मेरा हर अच्छा साल का 100% का वायदा हुआ था, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ एक दफा हो रही थी, अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे हर साल के 100% के हिसाब से, मुझे पहले साल का 100%, मतलब पहले साल का 100%, दूसरे साल का 100% और तीसरे साल का 100%, तो वो मेरे पास 100 मिलके $3 बन गए। और जब वो मेरे पिछले वाले में ऐड हुए तो एक बार में मुझे $4 मिल गए। सही तो ये है। बात समझ आती है? या इट ठीक है। इज अंडरस्टूड। जी जी, जल्दी थोड़ा सा आप चलाइएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, अब मैं एक डिवीजन बढ़ा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बीच में 2 मरतबा, मतलब जितना टाइम पीरियड मैंने दिया ना, उसके हाफ तक वो जाए तो एक दफा कैलकुलेशन करे, फिर अगले हाफ के लिए एक और दफा कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैंने टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया, तो अब मैंने कहा कि 3 साल के 2 बार कैलकुलेशन होगी, तो वो 1.5 ईयर के बाद कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो पहला जब स्टार्ट में उसने देखा कि मेरे पास क्या कहते हैं $1 मैंने डिपॉजिट करवाया। जब 1.5 ईयर गुजरा तो उसने देखा हर साल के तो 100% के हिसाब से आना था, ठीक है ना। तो 1.5 ईयर के बाद मेरे पास 150% होने चाहिए, था। या आई गेस वी ये बात हैव समझ आ रही? टाइम को कम करते जा रहे हैं और मंथली कैलकुलेट करते जा रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में हम ये कर चुके हैं। वो कर चुके हैं, लेकिन अब एक माइल्ड सी हमने इसे मॉडिफिकेशन करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो कीजिए वो तो कीजिए। आगे फिर वही वही मैं कर रहा हूँ। ये मैं टाइम जो है ना, टाइम को मैं न्यूमिनेटर में डाल रहा हूँ, पावर से ओके निकाल के न्यूमिनेटर में डालने के लिए आपको वो बता रहा हूँ कि वो किस तरह हो रहा है। अच्छा आपको जैसे मैंने बताया कि टाइम हमारा 3 साल का था, तो अब हमारे क्या कहते हैं, उसने उसको मैंने कहा 2 डिवीजन में डिवाइड करें। 3 साल के बाद मुझे जो अमाउंट मिले वो 2 बार कैलकुलेट होके आए, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन वो 1.5 ईयर के बाद करेगा, और दूसरी कैलकुलेशन 3 साल के एंड पे। तो मेरी 2 बराबर बराबर डिवीजन पे कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो जब
क्या कहते हैं वो 1.5 ईयर पे पहुंचेगा और पहली कैलकुलेशन पे आएगा, तो वो देखिएगा कितना टाइम पास हो गया। मेरा टाइम पास हो चुका है तकरीबन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। और मेरा वादा क्या हुआ था कि मुझे हर साल के क्या कहते हैं 50%, क्या कहते हैं मुझे हर साल का 100% मिल रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे हर अच्छा साल का 100% मिल रहा था। तो 1.5 ईयर के बाद मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट हुई वो बन जाएगी, क्या कहते हैं 150% मेरी स्टार्टिंग अमाउंट की। 100% एक साल का, तो 1.5 ईयर का 150% हो जाएगा, ठीक है ना। सही तो है सही है जब मेरे $1 का 1.5%, 150%, 1.5 बनेगा, वो मेरी अमाउंट में ऐड होगा, तो मेरे पास 1.5 साल के बाद $2.5 हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरा टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे पूरे 3 साल के बाद भी चाहिए। अब अच्छा जब वो अगले पे आएगा, ठीक है, अगले टाइम पीरियड पे आएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के हिसाब से दिखेगा कि मुझे अब कितनी % पैसा मिल रहा है। ठीक है? अब मुझे 3 साल का टाइम था और 2 डिविजन्स करनी की हुई है उसने। ठीक है, तो पहले तो वो क्या कहते हैं जब पहले उसने मेरे अमाउंट ऐड की तो वो मेरे बैंक में आ गई। जब उसने नेक्स्ट कैलकुलेशन करना शुरू करेगा तो वो मेरी जो प्रीवियस अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा, जो ये वाली अमाउंट है जो ब्रैकेट में इंक्लोज है, देख रही 1+1। ठीक है, और कितनी % मुझे अब मिलना है वो है टाइम डिवाइडेड बाय मेरी डिवीजन। एक टाइम का मेरा 100% था ना सर, ऐसा 1 टाइम का 100% था ना। या तो और मैं क्या कहते हैं मैंने 3 साल का इकट्ठा लिया है, तो 3 साल का 300% हो जाएगा हम्म P/N। और 3 साल में मैंने 2 डिवीजन किए, तो मुझे 150% मिलना चाहिए। पहली बार मुझे 150% मिला 1.5 ईयर के बाद, और 1.5 ईयर के बाद मुझे नेक्स्ट 150% मिलना चाहिए जो अमाउंट मेरे बैंक में मौजूद है उसका। ये बात समझ आई है सबको या कंफ्यूजन है? सर आपको आई? जी बिल्कुल आइए, बिल्कुल जी आइए जी जी आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा तेज चलें, थोड़ा तेज चलें। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएं समीर। और अच्छा, इस तरह से अब मेरे पास मैं कुछ भी टाइम पीरियड देकर ना, अब मैंने 2 डिवीजन की हुई है, तो मैं 2 डिवीजन के हिसाब से फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास कितने टाइम के बाद कितनी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको फॉर्मलाइज करूँ कंप्लीटली, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि अब इसमें अगर मैं देखूँ तो 1+T/N, 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ सिंपली, तो 1+T/N मेरे पास कॉमन आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसको कॉमन लेकर बाहर लिख दूँ तो बाकी मेरे पास बच जाता है सिंपली 1+T/N, जो कि इस कंप्लीट अमाउंट का स्क्वायर है। क्योंकि अब डिवीजन भी 2 ही है, तो मैं इस तरह से इस फॉर्मूला को लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ आया? तो बहुत जी अच्छे जी जी एक्सप्लेनेशन जी नहीं है वैसे, जी जी काफी चलते कंफ्यूजिंग जी होगी जी मेरे जी ख्याल से, कंफ्यूजिंग होगी ये। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दें। नहीं नहीं, आगे चलें, आगे चलें, जल्दी करें। जी चलें आप। अच्छा, यहाँ तक का तो प्रॉब्लम इजीली हल हो गया। अच्छा आगे हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अच्छा रजा साहब, वो शायद मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी, शायद नहीं की। अच्छा सर, रजा साहब मैं एक
जी हाँ जी अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग। हाँ जी वालेकुम सलाम। How are you? साहब जी जी जी। सारी तो जी आ रही है। हेलो यस समीर, आ रही है आवाज आपकी, आप बोलते चले जाएं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ना, तो ये मेरे पास एक पॉइंट है, और इस पॉइंट की जो लेंथ है ना, ये क्योंकि अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज अ पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं, हमने ये बात पहले डिस्कस की थी। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा वाई एक्सिस होता है, वाई की वैल्यू बता रहा होता है, वो है 0.44, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं हमारा ये सर्कुलर आर्क बन रही है यहाँ पर, इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0.42, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा रेडियन कैलकुलेट कैसे होता है, कि हम जो रेडियस है उससे अपनी आर्क लेंथ को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एंगल आ जाता है रेडियंस में। अगर हम रेडियस को 1 कर दें तो हमारी जो आर्क लेंथ होगी वो कंप्लीटली हमारे एंगल के इक्वल होगी। ऐसे ही है, ये बात तो क्लियर है ना। ऑफ कोर्स या। तो अगर हम क्या कहते हैं आर्क लेंथ को किसी और लेंथ के बराबर कर दें, तो ऑब्वियसली एंगल उस लेंथ के बराबर भी होगा, या है ना। तो अब अगर मैं ये जो मेरा पॉइंट है सी, जो ये आर्क लेंथ वाला हमारा आर्क लेंथ हमारी लग रही है, अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं, ये देखिए ये करीब आते जा रहे हैं ना, और यहाँ पर तकरीबन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे में मिल गए हैं 0.05 रेडियन में। अब अगर मैं तो अब हमारी जो आर्क लेंथ है वो भी ऑलमोस्ट 0.05 होगी, है ना। और अगर हम हमारा जो ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है सीधी, उसको हम देखें तो वो भी 0.05 है। तो इस तरह से अगर हम हमारे जो लाइन है स्ट्रेट, अगर उसको हम बहुत छोटा छोटा बढ़ाएं, ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, तो एग्जैक्टली हमारे कर्व के बराबर बराबर होगी, या
अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे कर्व के बराबर होगी, क्योंकि देखिए काफी जूम इन करने पे हमें पता चलता है कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और अगर काफी जूम आउट कर दे इतने पे तो हमें ये ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए हुए। अगर मैं इस तरह के 10 ट्राइंगल्स बनाऊं एक दूसरे के ऊपर, तो उनसे मैं एक तकरीबन स्मूथ कर्व देख सकता हूँ, है ना, और एंगल भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। अच्छा, जितना कर्व के जरिए मुझे एंगल मिल रहा होगा उतना ही मुझे उन ट्राइंगल्स के जरिए मिल जाता है। लेकिन मैं अगर एंगल इंक्रीज करता हूँ, या फिर अपनी जो वो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी लेंथ इंक्रीज करता जाता हूँ, तो अब डिफरेंस वाजे होने लग गया है। और अब अगर आप देखें परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ है 0.2, लेकिन हमारा जो रेडियस है, वो हमारी जो आर्क लेंथ है वो 0.19 है। अब जरा डिफरेंस आ गया, और अगर मैं ज्यादा बढ़ाता जाऊँ तो हम डिफरेंस ज्यादा वाजे हो जाएगा। देखिए अब 5.9 हो गई है लेंथ हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन की है, लेकिन आर्क लेंथ सिर्फ 0.53 है। तो अगर मैं इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूं, इस एंगल को जो 0.53 का एंगल है, या एंगल छोटा करते हैं, जहाँ हमारी 0.2 के एंगल पे हमारी वो हल्की सी हो रही है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है, एक्यूरेसी खराब हो रही है। तो इसको अगर मैं दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूं, दो ट्राइंगल्स में कैसे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं वेक्टर्स यूज कर लेता हूँ। आर्क लेंथ तो मैं हाइड कर और रजा साहब, बात आ रही?
जी आ रही है। तो अब जरा हम देखें अगर कि हमारी आर्क लेंथ है अब, और ये हमारी जो कंबाइंड लेंथ है ना, अब वो ये है, और तो अगर हम कंबाइन करें की लेंथ तकरीबन उसके बराबर आ जाती है। जरा देखते हैं, इन दोनों की लेंथ मिलके बन रही है 0.2, और जो हमारी आर्क लेंथ है वो भी कम्प्लीटली 0.2 है। ये देख रहे हैं 0.2 रेडियन। अब इस तरह से अगर हम एक्यूरेसी ट्राइंगल्स बढ़ाते रहे तो उतनी ज़्यादा हमारी जो वो है एंगल है, उतना हमारी जो ये ट्राइंगल की परपेंडिकुलर की लेंथ है ये आर्क लेंथ के करीब करीब होती जाएंगी और हमारी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आती रहेंगी। अगर मैं 3 ट्राइंगल्स कर दूं या 4 ट्राइंगल्स कर दूं, जितनी मैं बढ़ाता जाऊंगा ना उतनी ज़्यादा मेरे पास एक्यूरेसी आती जाएगी। इसको अगर हम क्या कहते हैं इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करें, हम सबको अभी अगर आप देखें ये हमारे पास एक पॉइंट है जी, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। मैंने इसको कुछ डिग्री रोटेट किया। वो डिग्री रोटेट कैसे करूंगा, मैं इसकी इमेजिनरी कोई वैल्यू दे दूंगा। तो जैसे हमने देखा कि जब हम छोटा छोटा रखते हैं तो रोटेशन अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट होती है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर हम वैल्यू बढ़ा देते हैं तो वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर एक वैल्यू देता हूँ m, जो कि हमारी है अभी रजा साहब अगर हम देखें जी इस पॉइंट से यहाँ तक का हमारा जो एंगल है हम्म वो 0.19 रेडियन है। ठीक है, वो इस तरह इतना है। और अगर मैं वेक्टर के जरिए इसको शो करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मैं इस तरह शो करूंगा ये ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो एंगल है वो क्योंकि एक्यूरेट नहीं है, मेरा जो एंगल है वो 0.19 आ रहा है अभी, हालांकि ये होना चाहिए 0.2। तो मैं इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अब मैं क्या करूँगा कि मैं 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि जो यहाँ पे असल में मेरी सर्कुलर आर्क बन रही होगी एंगल के लिए, ये मेरी जो लेंथ है वो उसके बराबर आ जाए। मैं अब इस
क्या कहते हैं जो नहीं, आप ये रोटेशन कह रहे थी। हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो बन रहा है 0.2 जी जी, और 0.19 वैसे बनना, 0.19 बन रहा है, बनना 0.2 चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं ये उसके 0.2 पे है इसलिए। हाँ जी, और अच्छा एक्चुअली ये 0.2 पर होना नहीं चाहिए, इसको होना चाहिए थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, ताकि वो आर्क जो है वो तो कर्व होती जाती है ना, वो तो टर्न होती जाएगी, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट पे अगर आर्क की तरफ आ जाए तो एंगल में थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट की तरफ लाना है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस एंगल को दो पार्ट्स में रोटेट करूं, देखिए ना अभी मैंने सिर्फ सिंगल रोटेशन की हुई है, ये जो आप देख रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इमेजिनरी हम्म प्लेन में, इसको आप रोटेशन कंसिडर करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो रोटेशन ही है। सिर्फ वो अच्छा छोटी छोटी रहती है तो वो एक्यूरेट रहती है, जब वो बड़ी हो जाती है तो वो इनएक्यूरेट हो जाती है। तो मैं छोटी छोटी रोटेशन करना चाह रहा हूँ, ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी प्लेन में ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये रोटेशन है। अगर मैं इस रोटेशन को छोटा कर दूं या हाफ कर दूं, जैसे कि अभी मैं सिंगल रोटेशन कर रहा हूँ, मैं दो रोटेशन करना चाहता हूँ, तो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं दो रोटेशन करूँ, मैं क्या करूंगा कि m/2 इसको भी रोटेट करूँ, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो मेरा पूरा वेक्टर है, ये वाला पूरा पार्ट, ये देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में इंक्लोज्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस या पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एज अ बेस मान के इसको फिर रोटेट करूँ मजीद हाफ, ठीक है, 1 + m/2 अयोटा को मैं एक दफा m/2 अयोटा रोटेट करूँ, समझ आ रहा है? ये जो मैं अयोटा दे रहा हूँ ना, ये एक्चुअली रोटेशन दे रहा हूँ। अच्छा ये बात समझ आई है यहाँ वाली, कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले रोटेशन की सिंगल, अच्छा पहले मैं सिंगल रोटेशन से दिखाऊं, मैं ज्यादा स्किप कर रहा हूँ, तो पहले सिंगल रोटेशन मेरी आती है यहाँ तक, ये मैं सिंगल रोटेशन मेरी यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ तक तो मेरी एक्यूरेसी है 0.1 रेडियन, और एक्चुअली वैल्यू भी 0.1 पे है, तो काफी हद तक ज्यादा, काफी हद तक एक्यूरेट है इधर। अच्छा तो अब मैं इसको यहाँ पे, ये जो मेरा वेक्टर एक ऐसा आ रहा है ना, ये वाला वेक्टर, अब ये वेक्टर बन रहा है, ठीक है, मैं इस वेक्टर को मजीद रोटेट करना चाह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, इस वेक्टर को मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, कितना, इतना ही एंगल मजीद, मैंने हाफ पहले रोटेट किया और हाफ मैं बाद में रोटेट करूंगा, तो उसमें मेरी जो स्ट्रेट लाइन नीचे आपको नजर आ रही है ना, ये जो बेस नजर आ रही है आपको नीचे, या जी 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 इस जी, बेस को मैंने बिल्कुल पहले रोटेट किया इधर तक, और अब मैं अच्छा इसको मजीद रोटेट करूंगा और ऊपर, मैंने अच्छा पार्ट्स में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने सिंगल रोटेशन की थी, अब मैं पार्ट्स में रोटेशन कर रहा हूँ। सही है सही है दूसरी सही है। रोटेशन जब मैं करूंगा तो मैं इस पूरे के पूरे को लूंगा, ये जो मेरा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये एक एज ए सिंगल वेक्टर है, मैं इसकी रोटेशन करूंगा m/2, ये पूरा वेक्टर, ठीक है, पहले मैंने m/2 की, और अब जो मेरे पास वेक्टर आया है उसकी मजीद m/2 वेक्टर, m/2, सही 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 तो है आप सही है। देख सकते हैं मेरे पास, अब देखें वैल्यू एक्यूरेट हो गई, 0.2 हो गया, और होना भी ये 0.2 चाहिए था, देख लें। सही है अच्छा, अगर मैं मजीद एंगल बढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पर फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद कि ये देखिए इनएक्यूरेसी आ गई, अब ये 0.43 और वहाँ पे 0.44 है, और यहाँ पे 0.43 दिखा रहा है रेडियन, थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ गई। अगर मैं 3 रोटेशन करूँ, हाँ, अच्छा इसको पहले मैं वो कर सकते हैं ना हम कंबाइन, इसमें कॉमन टर्म्स फोकस करें अगर, तो या वी कैन कंबाइन। हाँ, ये मेरा जो ब्रैकेट्स में इंक्लोज पार्ट है, ये फिर कॉमन आ रहा है दोनों या में। वी कैन कंबाइन या अगर मैं इसको फिर कॉमन कर लूंगा तो मेरे पास सिंपली ये रह जाएगा, जो कि ज्यादा आसानी के लिए स्क्वायर ही बन जाता या है ना? अच्छा, ये या बात आई हैव समझ सीन आ दिस। रही है ना, या इशू है इसमें कुछ? या आई हैव सीन दीस थिंग्स या आई तो न्यू इट। अब अब अगर मैं क्या कहते हैं, ये जो मेरे पास पार्ट आया है,
मैं चाहता हूँ कि अब मैं 2 पार्ट्स में नहीं करूँ, मैं 3 रोटेशंस करूँ ताकि मेरे पास मजीद एक्यूरेसी आए। ठीक है, पहले मैं एक रोटेशन की थी तो एक्यूरेसी कम थी, कुछ एंगल तक वो सही रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक्यूरेसी खराब होने लग जाती है। और जब मैंने 2 रोटेशन की तो वो फिर थोड़े ज़्यादा एंगल तक सही रही, लेकिन फिर थोड़ी बात खराब हो गई। और अब अगर मैं 3 बार रोटेशन करूंगा तो वो थोड़ी और एक्यूरेट रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी खराब हो जाएगी। तो जरा 3 बार एक्यूरेसी अगर करें तो सबसे पहले तो मैं 1, मेरे पास ये सिंपल एक लाइन है, इसको मैंने रोटेट किया m iota by 3। ये रोटेट ठीक है, वैसे करवाते यहाँ से फंक्शन कौन सा है, कैसे रोटेट करवाते हैं? रोटेशन मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि इमेजिनरी प्लेन में जब हम ऊपर नहीं, की मुझे तरफ वो तो जा पता रहे है, हैं। यहाँ जियोजेब्रा में कैसे हाँ करवाते हैं? हाँ, जियोजेब्रा में कुछ भी अच्छा फंक्शन रोटेशन के लिए वो एक और है, वो रोटेट का फंक्शन है। उसमें जैसे आपने ऑब्जेक्ट देना है और आपने उसको बताना है कितने डिग्री रोटेट करना है। ओके ओके ठीक ओके। है, अच्छा फिलहाल अभी हम यहाँ पर अगर देखें इसको, मैंने एंगल अभी मैंने 0.4 दिया हुआ है, तो अभी उसका सिर्फ 1/3 रोटेशन की है मैंने। और अगर मैं इसको क्या कहते हैं 1/3 रोटेशन की थी तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया W जो है आपके पास। अब मैंने इसको मजीद रोटेट करना है 1/3, तो यही वाला मेरा वेक्टर जो है 1 प्लस m आएगा। इसकी मैंने उतने ही एंगल रोटेशन करनी है जैसे मैंने पहले की थी m आएगा। देखा आपने, अब इसकी 2 बार रोटेशन हो गई, और इसको भी अगर हम कॉमन करना की कोशिश करें तो वापस वही हो जाएगा। वन, ये ब्रैकेट वाली टर्म्स अगर हम कॉमन लें तो कॉमन लेकर 1 प्लस m आयोटा बाई 3 और फिर से स्क्वायर हो जाएगा इनका। तो मेरे पास जब ये W वेक्टर है वो इसका हिस्सा है, लेकिन अभी मेरी जो कंप्लीट रोटेशन है उसमें से एक कम रह गई है। ठीक है, अब जब मैं वो रोटेशन करूंगा तो जो मेरे पास अब ये वहाँ वेक्टर आ ऊपर गया इसकी थ्री फिर क्यूब नहीं आना स्क्वायर की जगह पे? हाँ हाँ, अभी एक रोटेशन रहती है ना, मतलब अच्छा तो अच्छा। मैंने साल में 2 मरतबा तो कर लिया, रोटेशन तीसरी जगह रह गई है इसी की 1 प्लस m आयोटा बाई 3 के स्क्वायर की। तो एक कैलकुलेशन रह गई है, एक रोटेशन रह गई है, वो भी उतनी करनी है m आयोटा बाई 3। और अब अगर हम देखें एंगल 0.44 होना चाहिए, अब 0.44 रेडियन ही आ गया। देख रहे एक्यूरेसी अब अच्छा जरा मजीद आगे तक बढ़ गई है। तो अगर मैं डिवीजन ज्यादा से ज्यादा रोटेशन करता जाऊं, ठीक है, मेरा जो ये n है ये एक्चुअली ये जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है, अच्छा हाँ एक काम, मैं इसको जरा फिर से कंबाइन करें, ये क्यूब हो जाएगा। और अभी अगर हम नोटिस करें ये जो हमारा पार्ट इंक्रीज हो जा रहा है, एक डिवीजन पे, 2 डिवीजन पे, 3 डिवीजन पे, मतलब एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन पे, इसको अगर हम एक वेरिएबल से डिस्प्ले करवा दें n, एन। ठीक है, तो हम जितनी चाहे डिवीजन कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी। ये देख रहे हैं, एक डिवीजन पे इस तरह, एक डिवीजन पे सिंपल स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो 2 डिवीजन की तो वो यहाँ तक आ जाता है। 3 रोटेशन पे तीन तीन दफा रोटेट 3 पार्ट्स में रोटेट किया मैंने तो वो इधर तक आया। और अभी एक्यूरेसी मेरे पास काफी है, मैं एंगल बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाके ये इनएक्यूरेट होता है, ये यहाँ इनएक्यूरेट हो गया। मैंने एक एक पार्ट फिर बढ़ा दिया रोटेशन का तो एक्यूरेसी दोबारा मेरे पास वहां तक के लिए कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में रोटेशन करूं, मैं पार्ट्स को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक ले जाऊं, तो आप देख रहे हैं क्या बन रहा है फिर, है ना साहब? जी जी। ये वाली चीज नहीं बन रही। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि वो आयोटा साथ में आ गया, जो रोटेशन कर रहा है, और इस केस में हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। ये सिर्फ अच्छा। हमारी वैल्यू इंक्रीज करता ही रहा था, वो हमारी रोटेशन परफेक्ट करता जा रहा था। और इसको हम लिखते हैं
ये जो हमारा f है इसको हम लिखते हैं e टू द पावर m। अगर हम n को इन्फिनिटी तक ले लें और इसको हम लिखेंगे e टू द पावर mi। और अभी मैं एक्यूरेसी बढ़ाऊं तो ये उसे करीब से करीब तक जाता जाएगा। तो सॉरी, ये तो एक और नंबर बनाया हुआ मैंने। नहीं, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये हदफ क्या है? ये बातें तो मतलब जो 2-3 वीडियोस मैंने देखी उसमें भी जी जी। उन्होंने बारहा, मैथलॉगर ने भी वो बारहा ये चीजें डिस्कस की हैं। आपने वहाँ भी पे गालिबन हम वहीं से देखी होंगी। नहीं, मैंने ये हम लोगों ने खुद ही से मैंने सर अशरफ ने मिलके और सिद्रा ने मिलके हम लोगों ने ये चीज़ ढूंढी है। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसका मतलब आगे व्हाट इज द एम, आगे इसका क्या है मतलब? आप कहाँ? एम यही है कि वो जो ई की पावर में आयोटा आ रहा था वो एक्चुअली सिर्फ रोटेशन दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम जो हमारा ये एम है इसकी जगह हम एम आयोटा कर दें तो अब ये वाला आप नंबर देख रहे हैं, ये इसके बिल्कुल पास में आ रहा है। जितनी जितनी ज्यादा हम डिविएंस बढ़ाते जाएंगे ये बिल्कुल इसके ऊपर आता जाएगा। मैं भी 10 डिविएंस पे हूँ, मैं 100 डिविएंस पे ले जाऊंगा। किसके ऊपर आएगा? ये जो मैंने यहाँ पर ये है पॉइंट, ये एक्चुअली मैंने ई टू द पावर एम आयोटा ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा और ये मेरा है, ये भी ई टू द पावर एम आई की मैंने लिमिट के तौर पे जो हमने एक्सप्लेनेशन निकाली है उसके अकॉर्डिंग है। अभी मैंने सिंगल रोटेशन की हुई है, मैं रोटेशन बढ़ाता हूँ एक तो ये उसके करीब जाता है, और 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 5 6 7 8 रोटेशन जैसे बढ़ती जाएंगी ये कंप्लीटली सर्कुलर जो आर्क है उसके साथ में आता जाएगा। और एक अगर मैं कहते हैं एन को बहुत बड़ा नंबर ले लो इन्फिनिटी के करीब, तब ये कंप्लीटली मेरी सर्कुलर आर्क के ऊपर बैठ जाएगा। और तब मैं कुछ भी एंगल दे दूं, मैं इसको कहीं भी रोटेशन करके ले जा सकता हूँ। अगर मैं ग्राफिकली ये चीज़ दिखाना चाहूँ तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। इस तरह। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये जो एंगल है जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा हूँ
आप लोगों को वो तो समझ आ गया ना कि यूलर्स फॉर्मूला में जो की पावर में आयोटा डाला हुआ है वो किस तरह से सर्कल ड्रॉ कर रहा है। आयोटा में जो ई की पावर में जो आयोटा डाला हुआ है वो किस तरह से सर्कल ड्रॉ कर रहा है, वो बात तो क्लियर हो गई है ना आपको। ये जो आपने अभी की है वही बात की है ना। हाँ, इसी के जरिए से ना कि मतलब क्या कहते हैं जितनी ज्यादा रोटेशंस करेंगे उतना हमारा एंगल एक्यूरेट हो जाएगा और हमारी कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं। मैं पहले एक काम करता हूँ, एक हम जो मैंने ये किया है, ये बनाया है, आपको ये समझ आई मैंने इसको क्या किया है। ये वाला जो वेक्टर मैंने v1 ड्रॉ किया है, ये v की जो समझ आ गई ना। हाँ? जो आपने सिंपल वेक्टर्स ड्रॉ करके और उसमें एंगल ड्रॉ किए। देखिए मैंने सबसे पहले ये u वेक्टर ड्रॉ किया जो हमारा रियल पार्ट बता रहा है, और ये जो v पार्ट v वेक्टर है ये बता रहा है कि कितनी रोटेशन मतलब कितना इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो उसने वो बताया और उसके बाद मैंने ये हमारा पहला पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। उसके बाद मैंने इस वेक्टर को ना v को रोटेट करके किसी खास चीज से मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये लेंथ हुई है। तो ये बात समझ आई है कि ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है।
आपको ये बात समझ आई है कि मैंने ये क्यों किया, तो मल्टीप्लाई क्यों किया इस चीज़ से, ये वाली जो मैंने इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है रोटेट करने के बाद, वो मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या एक्सप्लेन कर दूँ? क्यों किया? आगे उसको बढ़ाने के लिए? लेकिन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात आप ये वाला तो मसला है, बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? अब जानते हैं मुझे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी इसको? क्यों पड़ी है? आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल्स जो होते हैं उसमें उनमें आपको इस बात का अंदाजा है ना कि बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो पे एंगल डिपेंड कर रहा होता हम्म। है ना? तो जब मैंने ये और ये दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, इनका कुछ अपनी लेंथ थी और इनका कुछ खास रेशियो है जिसकी बेस पे ये एंगल बना। उसके बाद जब मैंने इसका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, तो वो आप जानते हैं कि उसकी लेंथ इन दोनों से ज्यादा होती है। क्या? हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी। तो अगर मैं क्या कहते हैं इसी को उठा के यहाँ पर रख दूंगा, तो जो अब मेरा हाइपोटेन्यूज है वो तो इसकी बेस बन जाएगा, और इसकी लेंथ जो है वो बेस क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो बेस के मुकाबले में जरा बड़ी है, तो रेशियो में तो फर्क आ जाएगा। मस्त समझ आया? बेस में और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसकी बेस में और इसके परपेंडिकुलर के रेशियो में फर्क आ जाएगा नीचे वाले ट्रायंगल के रेशियो से। अच्छा। और रेशियो पे एंगल डिपेंड कर रहा है, मैंने एंगल को इक्वली रोटेट करना है ना, इक्वली फर्स्ट टाइम, इक्वली सेकंड टाइम, इक्वली थर्ड टाइम, हर बार मैंने इक्वली रोटेट करना है। तो मैं फिर यहाँ पे फिर मेरी रोटेशन इक्वली नहीं जाएगी, मेरी रोटेशन थोड़ी छोटी पड़ जाएगी। और मेरा ऊपर का एंगल, अगर मैं इसको ये इस पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं आपको इसका एंगल दिखाता हूँ ठीक क्या है, तो आप इसका देख सकते हैं। अभी इसका 0.41 है ऑलमोस्ट। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करता इसको, हम्म। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करता, तो अब आप एंगल देखिएगा। हम्म। अब आप देखिए एंगल में डिफरेंस आ गया ना, वो छोटा हो गया, देख रहे अच्छा, हैं? 0.38 पे आ गया, ये कैसे आया भला? वहां से डिफरेंस आ गया एंगल में, क्योंकि इसका जो बेस है उसका साइज बढ़ गया, लेकिन परपेंडिकुलर का साइज उतना ही रहा। एंगल जो है वो तो इनके एक खास रेशियो पे डिपेंड करते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें, ये जो मेरी बेस है, ये जो मेरा वो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है नीचे वाले ट्राइंगल का, और इसकी जो बेस है, अगर इन दोनों की लेंथ का रेशियो लूँ, तो वो आता है 0.44। ठीक है, इन दोनों की लेंथ का रेशियो आता है 0.44। अब मैंने इसी लेंथ को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं हुआ। परपेंडिकुलर की लेंथ उधर भी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी सेम है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी सेम है। लेकिन अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बेस देखें, वो तो बड़ी हो गई है, क्या? हाइपोटेन्यूज फर्स्ट ट्रायंगल का वो तो बड़ा और होता है उसके ना। वजह से एंगल में भी डिफरेंस आना है या इस जी, इसकी वजह से एंगल में डिफरेंस आया, जिसकी वजह से हमारा जो अब एंगल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ जो मैंने पार्ट निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दूं, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो अब आप अगर एंगल देखें तो वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों 0.41 है।
नीचे करना है इसे। ये देखिए दोनों 0.41 है अब। सही है। अच्छा मैंने रेशियो कैसे लिया, मैंने इसका और इसका जितना इन दोनों में इंक्रीज हुआ है उसके मुताबिक इसमें इंक्रीज कर दिया, तो उसने उसके मुताबिक उसमें इंक्रीज कर दिया। बात समझ आ गई? तो सही है। मेरे जो परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ गई और एंगल मेरा सेम रहा। इस तरह से अगर मैं एक और डिवीजन करूं, ये क्या लिखा गया था 00 ई के लिए, ई पॉइंट के लिए। पॉइंट के लिए नहीं, वो ओ पॉइंट के लिए, जीरो ओरिजिन है ना, इसके लिए 00 लिखा गया। अच्छा अब रजा साहब फिर मैं एंगल इंक्रीज करता जाऊं, तो रजा साहब आप देख रहे हैं जी 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 जी। ये वो सर अशरफ जिस स्पाइरल की बात कर रहे थे अभी वैसा बन रहा है, क्योंकि अभी ट्रायंगल जो है मेरे पास वो कम है। मैं अगर ट्रायंगल्स बढ़ाऊं तो कंप्लीट स्पाइरल की तरह भी बनेगा, और वो फिर मजीद बढ़ाता जाऊं तो ये अप्रोक्सीमेटली सर्कल तक भी चला जाएगा। वो तो अच्छा काफी अब ज्यादा ये क्या था कि जो पहली ट्रायंगल थी उसको रेप्लिकेट करते गए हैं। यही समझ लो, मतलब मैं एंगल असल में मैं रोटेट करता गया हूँ। पहली ट्रायंगल एक रोटेशन थी, सेकंड ट्रायंगल मजीद रोटेशन थी, थर्ड ट्रायंगल मजीद रोटेशन, फोर्थ ट्रायंगल मजीद मतलब रोटेशन। उसको आप रेप्लिकेट से मेरी मुराद है कि उसी के एंगल पर दोबारा दोबारा रखते गए ऐसे जी ही। जी, हाँ हाँ हाँ, सेम एंगल वाले ट्रायंगल्स में रखता गया ऊपर, सेम एंगल वाले। अच्छा मैं बस यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आयोटा है ना, वो अच्छा वाई एक्सिस
की वैल्यू के तौर पे उसको ना लें, उसको आप एक रोटेशन के तौर पर लें कि वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर रोटेशन को और जितना छोटा वो रोटेट करता है उतना एक्यूरेटली रोटेट करता है, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा इनएक्यूरेसी आती जाएगी उसमें। नहीं, यहाँ पर आप इस अक़दे को ज़रा मज़ीद खोलिए, कैसे आयोटा रोटेशन को बढ़ाता जा रहा है? व्हाट डज इट मीन? आयोटा इज रोटेशन, आयोटा एक्चुअली रोटेट कर रहा है मेरे पॉइंट्स को ना, ये देखिए ना, हर आयोटा जो है ना वो मैंने आपको जैसे दिखाया था कि एक सर्कुलर आर्क लगाएं या सिंपली वाई एक्सिस में थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करें। अगर वो दोनों बहुत छोटे होंगे तो वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर लगेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल, और हम उस एक्सिस, वो वाई एक्सिस में जो हम सिंपल परपेंडिकुलर लाइन लगाई है उसको हम एज अ रोटेशन भी मान सकते हैं। अभी सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाई बात वो यही दिखाई थी ना। अच्छा, नहीं मैंने ये आपको यही दिखाया था बढ़ाते ना, हैं तो आयोटे से वो मतलब ट्रायंगल्स और एंगल्स डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? एंगल्स डिफरेंट तो नहीं हो रहे, एंगल तो सेम ही रह रहा है जितना मैं एंगल दिखाना चाह रहा हूँ। आप बढ़ाएं भला। हाँ, यहाँ पे मजीद इनएक्यूरेसी आना शुरू हुई। हाँ, तो यही मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ये क्यों आ इनएक्यूरेसी रही? क्यों आ रही है? मैंने आपको वही तो दिखाया था कि जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सर्कुलर आर्क से डिफरेंस बड़ा होता जाता है तो वो इनएक्यूरेसी में आता है, हाँ, और जितना छोटा रहेगा उतना वो सर्कुलर आर्क के साथ रहेगा। रेडियस हमने 1 रखा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जो आर्क लेंथ होगी वही एंगल होगा। तो अगर आर्क लेंथ और परपेंडिकुलर लाइन इतनी छोटी कर दें कि वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर बराबर लगे, तब हम ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्चुअली एंगल ही है। और जितना बड़ा करते जाएंगे इनएक्यूरेसी आती जाएगी, जितना बड़ा कर रहा हूँ उतनी इनएक्यूरेसी आ रही है। मैं जितने ज्यादा ट्रायंगल्स डाल दूंगा, जैसे मैं छोटा एंगल करता हूँ तो ये एकदम एक्यूरेट एंगल बन रहा है। आप देखें जरा, बिल्कुल जैसे कर्व बनेगी ना, सर्कुलर आर्क बनेगी, एग्जैक्टली वैसी का आर्क बन रही है यहाँ पे, बिल्कुल वैसी आर्क बन रही है यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक बहुत एक्यूरेट आर्क बन रही है यहाँ तक। इससे आगे जाऊंगा तो थोड़ी थोड़ी इनएक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे भी ये कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है। जितने ज्यादा मैं ट्रायंगल बढ़ाता जाऊंगा ना, हर ट्रायंगल को आप एक रोटेशन समझे, तो जितनी ज्यादा मैं रोटेशन पार्ट्स में डिवाइड कर करके आगे बढ़ाऊंगा, जैसे टोटल एंगल जो है वो 0.49 रेडियंस का है, तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 रेडियन के बनते हैं। 0.1 रेडियन इसने कर रोटेट किया, फिर इस वाले ये जो हमारी एक्स एक्सिस पे लाइन पड़ी है ना 1 की, ये वेक्टर लगा हुआ है जो ए की तरफ हाँ, जा रहा फिर है। U से 2 तक 1 रेडियन, 0.1 रेडियन, फिर U2 से U3 हाँ, तक गया वो एग्जैक्टली 0.1 रेडियन था। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये मैंने पार्ट्स में रोटेशन की ना, जब वो छोटी छोटी रोटेशन हुई है तो वो एक्यूरेट है, जब अच्छा रोटेशन बड़ी एक साथ होगी तो वो इनएक्यूरेसी दिखाएगी, अच्छा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा वाजे हो जाएगा ना तो इनएक्यूरेट लगेगा वो दिखने में ही। अच्छा, अभी ये दिखने में बिल्कुल एक्यूरेट सर्कुलर आर्क लग रही है। फिर जी जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी, फिर हाँ ठीक हो गया। जहाँ इसके जरिए से सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा था कि किस तरह से यूलर कर्व में आयोटा डालने से वो एक सर्कल बनाना शुरू कर देता है। जो यूलर्स फार्मूला है उसमें हमने सिर्फ आयोटा पुट किया, जब जो ई कांस्टेंट है उसके पावर में जब आयोटा पुट करते हैं तो वो क्यों ये बनाना शुरू कर देता है। तो अब आपने ये जब देखा था कि अब मैं एक अगर क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए में मैंने आपको ये बात दिखाई थी कि अगर अब मैं क्या कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूँ 1,
1 प्लस 0 आयोटा, वो यहाँ पर आ रहा है, इसके ऊपर ए के ऊपर देख हाँ रहे जी, हैं, ए के ऊपर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ऊपर की तरफ, मतलब अब मैंने टोटल एंगल मेरा है एम, ठीक है, मेरा अच्छा टोटल एंगल एम है, और एम को मैंने 5 डिवीजन में रोटेट किया हुआ है, तो मैं एम बाय 5 पहली पहली रोटेशन मेरी एम बाय 5 होगी, जा रहा है ना, पॉइंट अच्छा 949 की मैं जब रोटेशन स्टार्ट में लगूंगा तो पहली रोटेशन 0.49/5, ठीक है, एम बाय एन पहली रोटेशन, वो यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं। अच्छा अब उसके बाद जब मैं नेक्स्ट रोटेशन करूंगा तो मैं ये जो अब आप देख रहे हैं ना वेक्टर u1, अब मैं या इस वेक्टर को रोटेट करूंगा, पहले मैंने u को रोटेट किया, अब मैं u1 को रोटेट करूंगा, u1 ये पूरा है जो मेरे ब्रैकेट में इंक्लोज्ड है, इसको रोटेट करूंगा एम आई बाय एन, और फिर वही 1 प्लस एम ओवर एन आयोटा। ठीक है, और अब फिर ये कॉमन आ रही है वैल्यूज, फिर से ये बन जाएगा, और अगर मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं तो स्क्वायर आ जाएगा, या ठीक है। और अब मैं क्या कहते हैं, मेरे पास ये वाला यहाँ पे पहुंच गया, ये देखें सी तक u2 वेक्टर पे, और अब ये u2 वेक्टर जो है इसको फिर रोटेट किया एम आई बाई एन, और रोटेशन में हमेशा हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो एक्चुअली रोटेशन दे रहा है हमें सिर्फ, या क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है ना। हाँ जी। अभी इसको अगर हम देखें वापस कंबाइन करें तो फिर से एम आयोटा बाई एन कॉमन आ रहा है, एम आयोटा बाई एन स्क्वायर्ड, ठीक है, और हाँ तो अगर वो तो इनको आपस में जितना मतलब मल्टीप्लाई कर दें रोटेशन करवाना चाहते हैं तो उतना ही वो पावर में आ जाएगा। फिर क्यूब, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, फिर मैं इसको मजीद एक दफा ऊपर लेके जाऊंगा तो एक और पावर इंक्रीज हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अब इसको मजीद एक लेवल और ऊपर लेकर जाऊंगा तो मेरी एक और पावर इंक्रीज हो गई 5, और क्योंकि मैंने 5 टाइम्स ही डिवाइड किया था तो मैं एन यहीं पर डाल देता हूँ, सिंपल। हाँ इस तरह से हम क्या कहते हैं, यूलर यूलर फॉर्मूला में आयोटा ये काम कर रहा है, वो रोटेशन करवा रहा है, इमेजिनरी नंबर पावर में जाके ई कांस्टेंट की एक्चुअली रोटेशन करवा रहा है। और अगर आयोटा ना हो लेट्स सपोज तो क्या होगा? तो रोटेशन नहीं होगी, तब कैसे हमारे नहीं? पास क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस में ऊपर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर तो हम सिर्फ किसी एक्स एक्सिस में किसी वैल्यू तक पहुंचेंगे, जो कि आपने खुद देखा था कि हम लोग ई की पावर कुछ करते थे तो हमारे पास कोई खास नंबर रहता था, क्या ए की पावर क्या ई की करते थे? पावर 1, ई की पावर 1 या ई की पावर 2, वो हमारे पास टाइम पीरियड आता था कि कितने टाइम में हम लोगों ने या कितने टाइम बाद हम लोगों ने अमाउंट, हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था उससे, तो जो अच्छा पावर थी वो टाइम पीरियड थी। ये सब हम कर चुके हैं ना। तो शुभ, सर केबला जी जनाब बोलिए। केबला ये एक्सप्लेनेशन तो वो इससे मतलब मिलती जुलती पहले वो
एक दो और वीडियोस में भी अभी मीटिंग से पहले भी देख रहा था। सवाल यहाँ पे ये इसके सिर्फ तफहीम का नहीं है, बल्कि मेरी जो वो तख़य्युल का वो जो तयूर हैं वो इसको कोई मंतकी जामा पहनाने के मुंतज़िर हैं, तो हनोज में वो मंतकी जामा नहीं पहना पा रहा। मेरे ख्याल में सिर्फ इस हवाले से मेरी आप ही नुसरत और मुआवनत कर सकते हैं। देखें, आप ऐसा करें कि इस वक्त जो हमारी ये बैठक थी, इसमें मकसद ये था कि हम वो कागज़ ज़रा शो कर देंगे आप? क्या नाम है सिद्रा, कैन यू शो दैट पेपर? हाँ, इसमें ये जो एरोज हेड्स लगे हुए हैं ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो शुरू की चीजें देखने के लिए। इसमें जो जहां पे लिखा हुआ है ना, ट्राई टू कंफर्म, इस वक्त हम समीर से सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये जो बेसिक ढांचा है, ये ढांचा है, इस ढांचे को फिलअप कर दे एक दफा। इस वक्त आपके रजा साहब जो एतराज़ात हैं हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन एतराज़ात नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, गुजारिशात हैं। और अपने मैं तो क्योंकि बाहिमी इश्तराक एतराज़ात होने चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो तुम? एतराज़ात होने चाहिए, वो वही तो हमारी हेल्प करेंगे। तारीफ करने से तो हमारी हेल्प नहीं होगी, एतराज़ात से ही हेल्प होगी हमारी। आपके अगर कोई एतराज़ात हैं या उससे भी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो आप प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, वो देखकर लिखकर मुझे भेज दीजिएगा, वो सारे हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे पास एक डेडलाइन है इस वक्त, और वो डेडलाइन ये है कि सितंबर की 30th से पहले हमने ये यूलर फार्मूला की जो डायग्राम्स हैं और उन डायग्राम्स की जो लिंकेजेस हैं, ये यूलर फार्मूला का ये पूरा ढांचा इसमें बना हुआ है, ये हमने ढांचा कंप्लीट करना है। उसमें लूप होल्स रह जाएंगे, मैं आपसे की बात एग्री करता हूं, और आपके एतराज़ात हम सर आंखों पे रखते हैं, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे जब भी ये इस काबिल होगी, ये हमारी राइटिंग्स या ये हमारी टॉक या ये हमारा जो इससे हम किताब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी वो इस काबिल होगी कि हम उसको मार्केट में ला सकें, लोगों को दिखा सकें। लेकिन इस वक्त मकसद ये है कि ये जो एरो हेड्स लगे हुए हैं सिद्रा, इसमें कई जगह लिखा हुआ है कि ये चीज प्रूव कर दें और ये चीज कंफर्म कर दें। देखिए आपने समीर, तुमने देखा है इसको और से? हाँ समीर, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना कि ये चीज कंफर्म करनी है हमने, ये पूरा जो तो तुमने ही जो कुछ हमें बताया था, जो हमें जितना भी समझ आया था, उस हिसाब से जो हमें समझ आया था तुम्हारे मैग्निफिसेंट काम की वजह से, उसका मैंने एक सिद्रा के साथ मिलके एक ढांचा बना लिया। ये ढांचा बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह है, और ये जिक्सॉ पजल के अंदर कुछ पीसेस इसमें मिसिंग हैं। वो मिसिंग पीसेस हम डालने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉक जो इस वक्त हमारी बैठक हो रही है उसमें। तो ये जो कुछ समीर बोल रहे हैं वो जरा ये एक दफा फिर से देख लें कि कौन कौन से कंसर्न्स उन्होंने डिस्कस कर लिए। एक बैठक हम और भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं, मेरी बात तो सुन लेना। उस बैठक के बाद फिर समीर की और नौफिल की भी किसी हद तक, लेकिन नौफिल मसरूफ है आजकल, सिद्रा की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस महीने के आखिर तक ये जो यूलर फार्मूला का जो पार्ट है, 3 पार्ट है ना इसके,
ये तो एक पार्ट है, बाकी 2 पार्ट तो अभी हमें करने हैं। तो ये जो पार्ट है ये सितंबर के आखिर तक इसकी राइटिंग का पहला मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर ले और वो हम फिर आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दें और आप उनको अपने अपने आपने उस टाइम में जिस टाइम पर आपको टाइम मिले आराम से बैठ के सुकून से बैठ के उस पे जितने एतराज़ात करना चाहते हैं वो करें। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद ये है कि समीर ने तो बहुत अच्छा काम किया जो इस वक्त उसने वो सारा कुछ किया है। मैं समीर से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फाइल उसको मेल हो गई है, सिद्रा ने सबको मेल कर दी है, तो इसमें जहां भी लिखा हुआ है ना कि ये प्रूव करना है, ये कंफर्म करना है, वो एक दफा फिर से आज की टॉक जब खत्म हो जाए, अभी तो खत्म नहीं हुई, वो खत्म होने के बाद एक दफा फिर से इसको देख ले और देख ले कि कहाँ लूप होल्स रह गए हैं, ताकि वो फिर वो करेक्शन सिद्रा को बता दे। तो इस वक्त मकसद हमारा तमाम लूप होल्स को कवर करना नहीं है। जिस हद तक हो सकते हैं उस हद तक हम कर देंगे। बाकी मकसद बेसिक ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये वाला जो एरो है और ये जो डायग्राम है, ये जो एक यूलर की वो है स्पाइरल है, यहां तक हम पहुंच गए हैं समीर? जी जी, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नहीं, समीर को जवाब देना देना। सर सर मैंने जो मेथड यूज किया उसमें स्पाइरल अंदर की तरफ नहीं मूव करता, वो बाहर की तरफ मूव करता है। नहीं ना, वो तो वो स्पाइरल में यार ना ये बात नहीं, ये बात नहीं, मतलब स्पाइरल बन गया है, स्पाइरल बन गया। बस ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, वो डिटेल्स में नहीं पूछना चाह रहा कि अंदर की तरफ बन रहा है या बाहर की तरफ बन रहा है। वो दोनों तरफ बन सकता है, अंदर की तरफ भी बन सकता है सर्कल के, बाहर की तरफ भी बन सकता है सर्कल के, दोनों तरफ बन सकता है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन में वो सर्कल ही बनेगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त हमारा जो मकसद है वो मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसी तरह ये जो ढांचा है, समीर तुम इस ढांचे से एग्री करते हो ना? हाँ, अगर तुम्हें कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो हमें लिख कर दो प्लीज। हाँ ओके सर, मैं इसको भी पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो इसको आराम से देखकर जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी हेलो। अच्छा, मैं ये वर्कशॉप कर रहा था, 20 मिनट तक आ जाऊंगा। 10 मिनट, 15 मिनट, चलो ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि इस वक्त काफ़ी टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं, तो 9 बजे तक आप इसको जारी रखें। ज़्यादा देर तक जारी रखना चाहते हैं ज़्यादा देर तक रखें। तो सिद्रा जो है वो इसका मैन्युस्क्रिप्ट अब बना लेंगी और जो भी तब्दीलियां समीर ने की हैं वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगी इसके अंदर। अगर उन्होंने ढांचे में कोई तब्दीली की है तो ढांचे में तब्दीली कर लेंगे और बाद में हम कंपेयर कर लेंगे कि उनका ढांचा और हमारे ढांचे में कौन सा बेहतर है। ठीक है? तो बेसिकली हमारी डेडलाइन है सितंबर की 30 तारीख। उस वक्त तक हमारे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट आ जाना चाहिए जिसमें गलतियां भी होंगी, जिसमें लूप होल्स भी होंगे, जिसमें बहुत सारे एतराज़ात भी उठेंगे और उन एतराज़ात को हम सितंबर के महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बेहतरीन एजेंडा है जी, बेहतरीन एजेंडा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो किताब है एन इमेजिनरी टॉक टेल सॉरी, तो मेरे ख्याल में उस किताब को लिखते हुए और बाकी हम जितने अहबाब हैं, क्योंकि अभी आजकल ये ज़ेरे मुतालिया है मेरे, तो इससे मैंने जाना कि ये नहायत ज़रूरी है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजनरी एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम उसके बाद इस पे भी यकीनन एक नशिस्त रखें, क्योंकि यकीनन ये मुआवनत करेगी हमारे इस काम में। हाँ, बिल्कुल, आप क्या कहते हैं?
इसके लिए नहीं, वो जो चीजें हम कुछ प्रीरिक्विजिट्स इसके लिए रख देंगे कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किताब में हम किताब को इतना बड़ा हम नहीं करना चाह रहे कि वो हम चाह रहे हैं कि 150 पेजेस से ज्यादा की ना हो किताब, ताकि जी उसकी प्रिंटिंग पर जो खर्चा आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो, कलर में भी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक होगी उसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट 150 पेजेस से ज्यादा की ना हो, ताकि उस पर प्रिंटिंग पे ज्यादा खर्चा ना आए। ठीक है जी जी। तो अब समीर आप ये बताएं कि आपने मजीद कुछ कहना है क्या? अभी कुछ नहीं कहना तो बाद में कहना है, हम नेक्स्ट निशस्त में ये कर लें, या अभी भी आपके पास कुछ कहने के लिए है या नहीं है? तो जितना मैंने वैसे जो कुछ मेरे पास मुझे लगता था बताना था तो जितना बता दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने सही से नहीं बताया, क्योंकि चलो मुझे ठीक, खुद ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ी सी रह गई हैं। ठीक है, जो कमी बेशी रह गई है तुम इसको देख लेना, और इसमें जो भी मुझसे एक निशस्त मेरे साथ मैं अभी फिलहाल तो तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं चाह रहा था कि तुम्हारा जो तरीकेकार है वो मेरा जो ढांचा है, और अगर तुम्हारे ढांचे में फर्क है तो वो उसको चलने दिया जाए। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं तुम्हें अपने ढांचे में कंस्ट्रेन करने की कोशिश करूं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। तो हम एक दिन और कल कल का दिन क्या है? कल जुमेरात है, कल हम किसी वक्त कर सकते हैं या परसों कर सकते हैं? कल भी किया जा सकता है। कल कल बता दो। कल सुबह का टाइम बेहतर है, सुबह के टाइम बेहतर है। सुबह का टाइम बेहतर है। जी जी। सुबह का टाइम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं आखिर, लेकिन मतलब 12 बजे तक की हो सकता है। किबला क्या ख्याल है? 12 बजे का टाइम ठीक नहीं है। ठीक है, 12 बजे ठीक है। अ, अच्छा, ये मैं क्या आपसे कह रहा था कि बेसिकली हमने 30 सितंबर तक ये मैन्युस्क्रिप्ट सिद्रा ने तैयार करना है, और उसके बाद फिर उसमें तब्दीलियां होंगी, और उस मैन्युस्क्रिप्ट को करने के लिए कल की निशस्त या परसों की निशस्त, जो भी आपका वक्त आपको मिलता है, समीर का होना ज़रूरी है और सिद्रा को होना ज़रूरी है। रज़ा साहब भी आ जाएं, नौफिल भी आ सकते हैं, तो आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप इसमें फैसला कर लें कि कल कितने बजे हम इसको देख लीजिएगा वीडियो को, और ये मेरे ढांचे को भी देख लीजिएगा, और अगर वीडियो में ढांचा तब्दील हुआ है तो मुझे ये जानना बड़ी खुशी होगी जानकर कि वो ढांचे में क्या तब्दीली की गई है और क्यों क्यों की गई है। इसलिए कि बेसिकली हम समीर, तुम यू अंडरस्टैंड कि हम वी आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप। जी जी जी। जो टॉप पर से तस्वीर बनती है ना, वो एक पैनोरामिक पिक्चर होती है, ठीक है? उसके अंदर फिर रंग भरे जाते हैं। अगर वो ढांचा ही में कोई खराबी रह जाए तो बड़ी गड़बड़ होती है फिर, ठीक है ना? तो अब जी तुमने सर। कहा है कि अब तक तुमने जो कुछ किया था वो कर लिया, तो अब तुम लोग ये फैसला कर लो कि कल कितने बजे हम आ, मिल सकते हैं, और कल हम इसको फाइनलाइज कर देंगे ताकि सिद्रा इसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर ले। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। ये जी आप बहुत। मैं अब लॉग आउट कर रहा हूं, मुझे जरा जाना है खाने पर। हाँ, मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। ठीक है, बिस्मिल्लाह ओके, बिस्मिल्लाह। हाफिज जी। माशाल्लाह। ओके। कल फिर ना हम पता कर, बल्कि सिद्रा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कल 4 कुछ बजे ऐसा। अगर कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? हाँ हाँ, टाइम टाइम के हवाले से ये टाइम ज़्यादा सूट करता है, बिल्कुल सुबह शाम वाला। के वक्त वैसे नहीं होगा। 8 रिकॉर्डिंग बजे स्टॉप कर तक दो। ठीक है। या रिकॉर्डिंग स्टॉप।